जरा सोचिए, भारत के संविधान में एक ऐसा वाक्य है, सिर्फ कुछ शब्दों का, लेकिन आज वही वाक्य करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पिलर है। ये कहानी है कि कैसे शब्दों की व्याख्या, उनका मतलब उन्हें कितनी बड़ी ताकत दे सकता है। और ये कहानी है अनुच्छेद 21 की। ये है वो वाक्य, अनुच्छेद 21। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। सुनने में तो भाषा काफी सीधी सादी लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसका मतलब इतना गहरा है कि हमारे कई मौलिक अधिकारों की पूरी इमारत इसी एक नींव पर खड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर अनुच्छेद 21 है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ये एक बुनियादी वादा है कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी और उसकी आज़ादी की हिफाजत की जाएगी। चलिए, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस अनुच्छेद को समझने के लिए इसके दो मेन पिलर्स, यानी दो मुख्य स्तंभों को जानना बहुत जरूरी है। और ये दो स्तंभ हैं, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुनने में ये दोनों अलग अलग लगते हैं, लेकिन असल में एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। अदालतों ने बहुत जल्दी ये साफ कर दिया कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना, गरिमा के साथ जीना। और इसमें अच्छा खाना पीना, कपड़े, सिर पर छत, पढ़ने लिखने की सुविधाएं और अपनी बात कहने की आज़ादी, ये सब कुछ शामिल है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? इसे सरकार की मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए। ये इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी सरकारी ताकत किसी को भी बिना वजह गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बना सकती। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब हमारी न्यायपालिका ने इस छोटे से अनुच्छेद के शब्दों में छिपी हुई जबरदस्त ताकत को पहचाना और उसे बाहर लाना शुरू किया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब ढूंढना था। ये जो लिखा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस बना होना चाहिए बस? या फिर ये भी जरूरी है कि वो प्रक्रिया निष्पक्ष हो, फेयर हो? देखिए कि कैसे इस एक लाइन का मतलब वक्त के साथ पूरी तरह से बदल गया। शुरू में तो मतलब बस यही था कि हाँ, एक कानून होना चाहिए। फिर कोर्ट्स ने कहा नहीं, सिर्फ कानून होना काफी नहीं है, उस कानून को लागू करने का तरीका भी सही होना चाहिए। और फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, जब ये कहा गया कि तरीका ही नहीं, बल्कि वो कानून खुद भी निष्पक्ष और न्याय से भरा होना चाहिए। तो इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब कोई भी कानून सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो बना दिया गया है। उस कानून को निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत, यानी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना ही पड़ेगा। चलिए, अब इन कानूनी बातों से हटकर ये देखते हैं कि इस जबरदस्त बदलाव का हमारी असल जिंदगी पर, असल दुनिया पर क्या असर पड़ा। कानून की इस नई और विशाल समझ ने अनुच्छेद 21 को एक ऐसे बीज की तरह बना दिया जिसकी जड़ों से कई दूसरे मौलिक अधिकार पैदा हुए, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और रोजी रोटी कमाने का अधिकार। न्यायपालिका का तर्क बड़ा सीधा था। सोचिए, बिना अच्छी शिक्षा या अच्छे स्वास्थ्य के कोई भी इंसान सम्मान के साथ कैसे जी सकता है? इसलिए इन सभी अधिकारों को अनुच्छेद 21 का ही एक जरूरी हिस्सा माना गया। तो अगर हमें इसे समेटना हो तो अनुच्छेद 21 असल में 3 बड़े काम करता है। ये हमारे देश के ऐतिहासिक फैसलों की नींव बनता है, ये मानवाधिकारों की रक्षा करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। और सबसे ज़रूरी, ये सरकार की ताकत पर एक लगाम की तरह काम करता है। और ये बात इसकी पूरी अहमियत को एक लाइन में बता देती है कि अनुच्छेद 21 एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और भारत में कानून के शासन को बढ़ावा देता है। और अंत में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। जब किसी एक कानून का अर्थ इतना फैल सकता है, इतना बढ़ सकता है, तो फिर उसकी शक्ति की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है?